नमस्कार दोस्तों। तो फाइनली डंकापति जो है वो डवोस में थे और डवोस में बहुत वी वर लुकिंग अप टू हिज स्पीच। हमें लग रहा था कि शायद स्टांस में बहुत सारे चेंजेस होंगे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के साथ प्रॉब्लम ये हुआ कि उसने इतने सारे बड़े बड़े बयान दे दिए कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव इमेज उसकी क्रिएट हुई, यूएस की एक बहुत ज़्यादा नेगेटिव इमेज क्रिएट हुई। बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने तो ये भी कहा कि आइसोलेशनिज्म की जो पॉलिसी थी यूएस की, जो एक समय पर चलती थी, जिसकी वजह से यूएस को बड़ा नुकसान भी हुआ था, शायद ट्रंप उसको यूएस को फिर से वहीं लेते जा रहे हैं। अब देखिए, कोई भी प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर लेवल का जो व्यक्ति होता है, जाहिर सी बात है वो सोशल मीडिया पे वो अपना परसेप्शन जो है आपके आगे एक ना, वो कहते हैं ना कि एक वेल लग जाता है, व्हील ऑफ इग्नोरेंस कहते हैं इसको फिलोसफिकल टर्म्स में। तो एक व्हील ऑफ इग्नोरेंस लग जाता है, आप अपनी जो निगेटिव चीज़ें उसको नहीं देख पाते हैं जब आप इतने बड़े लेवल पर पहुंच जाते हैं। और वो भी यूएस जैसे देश का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री लेवल के जो लोग होते हैं, वो अपना इग्नोरेंस नहीं देख, वो इग्नोर कर देते हैं अपनी नेगेटिविटी, अपने खिलाफ जो नेगेटिविटी है। उनको लगता है साजिश है या इतना बड़ा इसका इम्पैक्ट नहीं है, बट एक्चुअल में ग्राउंड पर हम जैसे लोगों को, नॉर्मल लोगों को समझ में आता है कि इम्पैक्ट उसका बहुत ज़्यादा है। अब इसी के लिए एक पूरी टीम काम करती है, पीआर टीम होती है, फिर आपके एडवाइजरी बोर्ड होता है, आपको एडवाइस करता है यार क्या बोलो क्या नहीं बोलो, इससे बवाल हो जाएगा, ये हो जाएगा। मुझे ऐसा लग रहा था कि इस डावोस की स्पीच में शायद ट्रंप अपनी इमेज को थोड़ा सुधारने की कोशिश करेंगे और यूएस की इमेज को एट अ होल सुधारने की कोशिश करेंगे, और ये एक बहुत बड़ा फोरम है जहां पर वो उसको यूज़ कर सकते हैं। और आई वॉज लुकिंग, मैंने भी स्पीच पूरी सुनी, 1 घंटे की लगभग थी। इसमें कहीं भी ट्रंप का कोई सुधार नहीं, बिल्कुल नो इम्प्रूवमेंट एट ऑल। हालांकि शुरुआत इसने बड़ी शानदार करी थी, मुझे लगा कि शायद इस व्यक्ति को अच्छे से एडवाइस किया गया, लेकिन एकदम नॉनसेंस। और क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि इसके पीछे का जो मैंने कहा ना कि ये बुलीज का एक ग्रुप है। मैं हमेशा इसको कहता हूँ कि डंकापति, इसको ऐसे नहीं बोलता हूँ, डंकापति को डंकापति बनाने में वो 4-5 लोग जो अराउंड होते हैं ना, जैसे हमें बिगाड़ने में 4-5 हमारे दोस्तों का हाथ होता है जो कहते हैं अरे तू ही है और कोई नहीं, और उसके ले जाके पिटवा देते हैं कहीं पे। तो बस वही वाला हाल है इसका। इसके 4-5 जो अराउंड लोग हैं, पीट हेक्सेट टाइप के, मार्को रूबियो टाइप के, इसको चढ़ाते रहते हैं और ये ओल जुलूल बातें करता रहता है। वही काम इसने डेवोस में किया। एंड अटर डिसअपॉइंटमेंट था लोगों के बीच में, सारे रीडर्स के बीच में, बहुत ही नेगेटिवली इस चीज़ को देखा गया। तो डिटेल में इसकी पूरी स्पीच को यहाँ पर एनालाइज करने की कोशिश करते हैं और इसने क्या क्या वहाँ पर अब भसड़ मचाई है उसको देखने की कोशिश करते हैं। वीडियो में आगे जाने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट है अकेडमी टीम की तरफ से कि यूपीएससी सीएससी 2026 प्रीलिम्स इज राइट राउंड द कॉर्नर, और अन अकेडमी रिविजन टेस्ट सीरीज यूआरटीएस 2026 लॉन्च कर दिया गया है। इसमें टोटल 8 सब्जेक्ट्स वाइज ऑनलाइन टेस्ट होंगे, 22 फुल लेंथ टेस्ट होंगे, ओएमआर बेस्ड प्रैक्टिस होगी, 11 जीएस के और 11 सीसैट के। एक एक क्वेश्चन जो है वो एजुकेटर्स ने खुद क्यूरेट किए हैं यहाँ पर, और इसमें ओएमआर बेस्ड प्रैक्टिस होगी। हर टेस्ट के बाद आपको डिटेल एनालिसिस भी यहाँ पर दिया जाएगा। तो इसका प्राइस सिर्फ 1999 है। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, उस पर क्लिक करके आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। नाउ ये जो पहली लाइन लिखी हुई है ना कि मतलब ये जो स्पीच थी, इस स्पीच के बारे में, इस स्पीच को एंटिसिपेट कोई भी नहीं कर सकता था। एक इतने बड़े लेवल का व्यक्ति, ट्रंप जैसे लेवल का व्यक्ति, मतलब प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, जो शायद पूरे देश की हर इंपॉर्टेंट चीज़ों में इन्वॉल्व होता है, वो ऐसी नॉनसेंस स्पीच दे सकता है, ऐसा लोगों को लगा नहीं। मतलब इसने इतना खराब किया, ग्रीनलैंड को आइसलैंड बोल दिया लास्ट में। शुरू में ग्रीनलैंड की बात कर रहा था, ग्रीनलैंड बोल रहा था, लास्ट में उसने आइसलैंड बोल दिया। अजरबैजान को अबरबाजान क्या बोल दिया। मतलब एक बहुत ही खराब स्पीच। और एकदम जिसमें होता है ना कि हम होमवर्क करके नहीं जाते हैं। मैंने एक पॉडकास्टर थे, बहुत बड़ा पॉडकास्ट का उसका चैनल है उस व्यक्ति का, उसने जोमेटो से पूछ लिया था कि मतलब आप इतने सारे, आप खाना कैसे बनाते हो, कुछ ऐसा करके। उसको ये तक नहीं पता था कि जोमेटो जो है वो डिलीवरी बेस्ड बिजनेस है, वो खुद का रेस्टोरेंट नहीं चलाते हैं। तो जब आप होमवर्क नहीं करते हो, आपके साथ ये दिक्कत होती है। यही डोनाल्ड ट्रंप के साथ साफ साफ वहाँ पर नजर आ रही थी। और ये फेलियर आपका नहीं, एक यूएस की जो एडवाइजरी बोर्ड है उसका एक बहुत बड़ा फेलियर यहाँ पर है। सबसे पहले तो डंकापति जितना लेट पहुंचे उतना अच्छा है, लोग थोड़ा राहत की सांस ले रहे थे, अच्छी बातें वहाँ पर हो पा रही थी। एयरफोर्स 1 में कुछ ग्लिच आ गया था तो ये फाइनली लेट पहुंचा, चलो अच्छी बात है, ये लेट पहुंचा, कम से कम उतने देर लोग सुकून से रहे। लेकिन फिर डंकापति ने पहुंचा और फिर अपना डंका बजाया। इतने बड़े फोरम को जब आप यूज़ करते हो, लोगों को लग रहा टैरिफ के ऊपर ये सबसे ज़्यादा बात करेगा क्योंकि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का मंच था। लेकिन इसने वहाँ पर 3 चीज़ की इस पूरे फोरम पर। पहली चीज़, इसने कंप्लेन की, कंप्लेन की, सारी दुनिया जो है हमारे खिलाफ काम करती है, हम ही पूरी दुनिया चला रहे, सब ऐसी ऐसी फालतू की बातें। फिर वहाँ पर लोगों को टारगेट किया इसने, एक एक करके सबको टारगेट किया। ही रिप्ड अपार्ट नेटो, ही रिप्ड अपार्ट मैक्रोन, ही मतलब ही जस्ट
बुली डेनमार्क, लिटरली बुली डेनमार्क, इसने मैक्रोन को भी बुली किया, सबको बुली करने की इसने कोशिश करी, और फिर ग्रीनलैंड के ऊपर इसने चर्चा करी। ये 3 मेजर जो पॉइंट्स थे वो इसने डिस्कस किए, और उसके बाद ये 1 घंटे की स्पीच थी, ये दे करके निकल गया। इसको कोई लेना देना नहीं था क्या चल रहा है वहाँ पर। अब देखिए इस पूरी स्पीच में सबसे मतलब 1 घंटे की पूरी स्पीच रही, और इसमें इसने ग्रीनलैंड के ऊपर बात करी, रशिया यूक्रेन की बात करी, और जो इसका सबसे वही एक ही जो नहीं होता, एक स्पीच लिख देना और फिर उसी स्पीच को बार बार दोहराना, जो लास्ट में ये कहता है हर जगह पर कि मैंने 8 वॉर रुकवा दिए हैं। वो 8 वॉर वो इमेजिनरी इसकी एक पूरी अलग दुनिया है। उन 8 वॉर को इसने फिर से गिनवा दिया यहाँ पर, जिसमें ये सही से नाम भी नहीं ले पा रहा था देशों का, और कई 2-4 देश तो भूल भी गया, ये पूरी बोल भी नहीं पाया। 8 वॉर बोल के और 2-4 देश का नाम लिया, फिर भूल गया, उसको नहीं याद है क्या हुआ। तो वो 8 वॉर इसने गिनवा दिए, बस ये काम इसने किया। और इसने उसमें कहा कि यूएस इकॉनमी की पूरी तारीफ के पुल बांधने लगा कि यूएस इकॉनमी पूरी दुनिया को चला रही है, ये चला रही है, वो चला रही है। मतलब बात बात में ये इतना बोलते बोलते ये तक बोल गया, इसने ये कह दिया कि जो यूनाइटेड स्टेट है वो एक तरीके से पूरे प्लैनेट का इकोनॉमिक इंजन है, और पूरे प्लैनेट को यूनाइटेड स्टेट्स चला रहा है। इसने ये कहा कि जब यूनाइटेड स्टेट बूम करता है तो पूरी दुनिया बूम करती है, यूनाइटेड स्टेट्स में फॉल आता है तो पूरी दुनिया में फॉल आता है। ये सब इसने यूएस डॉलर की सुप्रीमेसी और इस सब के ऊपर दुनिया भर की बात करी। अब आप सोचिए कि ये बात वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पर बोल रहा है वो, और इसका कहने का मतलब बहुत क्लियर था, इसका मैसेज यहाँ पर बहुत साफ था कि भाई यूएन भी हम चला रहे हैं, नेटो हम चला रहे हैं, ईयू हम चला रहे हैं बाहर से बैठ करके, मतलब जितने भी वर्ल्ड लेवल के ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो सारे, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम सब हम चला रहे हैं, और यूएस ही पूरा प्लेनेट को रन कर रहा है। ये बोल रहा है सुप्रीमेसिस्ट आदमी है, ये बहुत बड़ा रेसिस्ट और सुप्रीमेसिस्ट आदमी है, और इसको समझ नहीं आता है यहाँ पे क्या बोल रहा है। ये बात ऐसी बोलने वाली बात थी जिससे जाहिर सी बात है लोगों में बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट होगा। ये जो इमेज है ना पहले पेज पर, ये जो फर्स्ट पेज में मैंने आपको इमेज दिखाई यहाँ पर कुछ मैं इसको और क्लियर दिखाना चाहता था, लेकिन बहुत क्लैरिटी से इमेज मिल नहीं पाए। आप सर्च करके वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के इमेज देखना, नीचे जो लोग यहाँ पर है ना, अटर डिसअपॉइंटमेंट है उनके फेस पर, उनको लग रहा है क्या बकवास कर रहा है आदमी, मतलब इतना ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट शायद ही आपने कभी देखा होगा। उतना डिसअपॉइंटमेंट लोगों के चेहरे पर है कि यार ये क्या ही बकवास कर रहा है, और इसने इतनी बड़ी बड़ी बातें यहाँ पर बोल दी। अब ये सब बोलने के बाद इसकी स्पीच को एनालाइज करना यहाँ पर बहुत ज़रूरी हुआ कि ये एक्चुअल में करने क्या वाला है, क्योंकि सवाल बहुत सारे थे। टैरिफ का क्या करोगे, ग्रीनलैंड का क्या करोगे, रशिया यूक्रेन वॉर का क्या होगा, वेनेजुएला में अब क्या होगा, सब कुछ के ऊपर बहुत चर्चा होनी थी। तो इसीलिए बड़ी इंपॉर्टेंट स्पीच ये बन करके उभरी। अब देखिए जब ग्रीनलैंड के ऊपर इसने बात किया तो यहाँ पर एक साई ऑफ रिलीफ यूरोपियंस को होना चाहिए, यूरोपीय देशों को होना चाहिए। इसने सबसे पहली चीज़ कहा, और ना एक बहुत बुली टाइप का आदमी है, बुली करने वाला नहीं होता है। जैसे इसने कहा ग्रीनलैंड दैट बिग पीस ऑफ आइस। अब ये ना रेफरेंस जो यूज़ करता है ना ये बुली करने के लिए, उसका क्या है ग्रीनलैंड, इट इज़ अ बिग पीस ऑफ आइस, हमारे लिए क्या है ग्रीनलैंड के लिए हमने इतना पैसा खर्चा किया, ये किया वो किया। जैसे होता है ना कि किसी को बोलना हो आदित्य, तो वो आदित्य नहीं बोलेगा। बुली टाइप के जो लोग होते हैं ना वो मेरे एक उपनाम जोड़ देंगे। जो बुली टाइप के लोग हैं चश्मिश बुला देंगे, जो चश्मा पहना उसको चश्मिश बुला देंगे, जो थोड़ा सा हेल्दी है उसको मोटा बोल देंगे। इस टाइप से कुछ लोग होते हैं, आपने नोटिस भी किया होगा। और इन लोगों की एक आदत होती है बुली करने की अगले को, भले ही वो अपने लाइफ में कुछ भी उन्होंने ना उखाड़ा हो, लेकिन वो बुली करते हैं अगले को। तो ट्रंप उन्हीं बुलीज में से एक बुली है, और इसके अराउंड जितने वो भी सब बुली हैं। तो ट्रंप ने कहा ग्रीनलैंड दैट बिग पीस ऑफ आइस, हाँ ये बात इसने कही कि अब हम उसको फोर्स से नहीं लेंगे। अब ये जाहिर सी बात है इसकी टीम ने बोला होगा कि भाई हमारा बड़ा नेगेटिव इमेज बन गया है और आपको इस इमेज को सुधारना होगा। इस व्यक्ति ने, अब इसकी सबसे अच्छी बात मुझे यही लगती है ना कि अंदर की भी जो बात होती है ना ये बक देता है बाहर। इसने कहा कि देखो मैं ग्रीनलैंड को इस पूरी कन्वर्सेशन में लाना नहीं चाहता था, लेकिन मैं ग्रीनलैंड के ऊपर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत ही नेगेटिव एक इमेज यूएस की बन गई है ग्रीनलैंड को लेकर के, और मेरी एक बड़ी नेगेटिव इमेज बन गई है, उसको सुधारने के लिए मैं कर रहा हूँ। मतलब इसने बोल भी दिया कि इट इज़ अ फेक थिंग, लेकिन इसने इस पूरे स्पीच में 1-4 वर्ड्स बड़े क्लियरली बोले ग्रीनलैंड को लेकर के। ग्रीनलैंड को लेकर के इसने बोला कि आई एम नॉट गोइंग टू यूज़ फोर्स देयर, और ये शायद सबसे अभी तक का क्लियरेस्ट स्टेटमेंट है जो ग्रीनलैंड के ऊपर इसने दिया है कि चलो मैं फोर्स से ग्रीनलैंड को एक्वायर नहीं करूँगा। अब फोर्स से नहीं करूंगा ये बात बोली, इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि एक्वायर नहीं करेगा। बाद में इसने जस्टिफाई भी कर दिया है। इसने कहा कि दैट बिग पीस ऑफ आइस उसके लिए हम बहुत, हमारी सिक्योरिटी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो अदर मीन्स से ग्रीनलैंड को ये एक्वायर कर सकते हैं दोस्त। अदर मीन्स मतलब सिंपल सी बात ये होगी कि हम नेगोशिएशन करके, इकोनॉमिक प्रेशर डाला करके, ये सब करके ग्रीनलैंड को एक्वायर कर सकते हैं। इसने बात में ग्रीनलैंड को अपनी टेरिटरी बोल दी कि ग्रीनलैंड जो है वो नॉर्थ अमेरिका की टेरिटरी है, मतलब नॉर्थ अमेरिका का एक टेरिटरी है और वो हमारी टेरिटरी है, ये तक भी इसने बोल दिया। और हमने डेनमार्क को दिया हुआ है, ये भी बात इसने साफ साफ ग्रीनलैंड को लेकर के बोल दी। उसके बाद इसने वही जो
मतलब स्कॉट बेसेंट जो है अभी कुछ दिनों पहले जस्टिफाई कर रहा था वही बात, इन लोग का डिस्कशन हुआ होगा ना कि कैसे जस्टिफाई करें हमने स्टांस को, तो सब सेम स्टेटमेंट दे रहे हैं। तो इसने कहा कि देखो ग्रीनलैंड पर कब्जे के लिए रशिया आगे आ रहा है, और ये यहीं पर जो वॉर होगी, नेक्स्ट वॉर, वो ग्रीनलैंड पर होगी, सब इसको पता है। तो इसने कहा कि ग्रीनलैंड में ओनरशिप हम इसलिए चाहते हैं ताकि हम उसको डिफेंड कर पाएं। आज लीज पर लेकर के कैसे डिफेंड करेंगे भाई, लीज के लिए कौन ही डिफेंड करता है, लीज के लिए कौन इतनी बड़ी वॉर लड़ता है, और अगर वॉर होती है तो इसी पीस ऑफ आइस पर होगी, और इस पर हम लीज पर लेकर के इसको वॉर नहीं करना चाहते, हम इस पर ओनरशिप के बेसिस पर वॉर करना चाहते हैं, हम इसको डिफेंड करना चाहते हैं, और इसलिए हम इसके लिए चाहते हैं। यहाँ तक इसने साफ, यहाँ आते आते इसने अपने रंग सारे दिखा दिए। ये 20 मिनट की बात थी, 20 मिनट तक आते आते इसने सब अपना रंग दिखा दिया कि मतलब ये ग्रीनलैंड को कब्जा करेगा, यानी एक्वायर करेगा, चाहे वो जैसे करे। उसके बाद डेनमार्क को इसने सबसे पहले टारगेट पे लिया, डेनमार्क को बुली करना शुरू किया। उसने कहा डेनमार्क एक बहुत ही अनग्रेटफुल देश है, और फिर उसको गिनवाने लगा कि देखो वर्ल्ड वॉर 2 में हमने तुम्हारी मदद करी थी, ग्रीनलैंड को तुमने हमें दे दिया था, हमने ग्रीनलैंड को सेव करके रखा। मैंने ये कहानी ऑलरेडी आपको बता दी है, जब ग्रीनलैंड की पहली वीडियो मैंने की थी, कोशिश करूंगा उसका लिंक आपको दे दूं। तो वहाँ पर इसने ग्रीनलैंड के ऊपर बात करी, डेनमार्क बहुत अनग्रेटफुल है, वो याद नहीं रखता वर्ल्ड वॉर 2 में कैसे हमने उसकी मदद करी है, ये सब उसने लेकर के डेनमार्क को बोला, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन उसके बाद ये सीधा आता है नेटो के ऊपर। अब किसी को ये उम्मीद नहीं थी कि नेटो को इस तरीके से वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पर टारगेट कर देगा जब इतने सारे लीडर्स बैठे होंगे। इसने नेटो को सीधे टारगेट किया। इसने कहा कि नेटो जो है वो बहुत ही खर्चीला है हमारे लिए, नेटो में हम खूब यूएस खर्चा कर रहा था। इसने कहा कि सारी कंट्रीज से ये एक्सपेक्टेड था कि एटलीस्ट वो अपनी जीडीपी का 2% कॉन्ट्रीब्यूट करें नेटो में, लेकिन सारी कंट्रीज जो है वो मोस्ट ऑफ द कंट्रीज जो है 1.5% से भी कम कॉन्ट्रीब्यूट करती थी अपनी जीडीपी का नेटो के अंदर, और अकेले यूनाइटेड स्टेट्स नेटो को चला रहा था, 100% उसमें यूनाइटेड स्टेट्स कंट्रीब्यूट कर रहा था। और अब हमने, जैसे ही मैं प्रेसिडेंट बना, मैंने वो कंट्रीब्यूशन रोक दिया नेटो के अंदर, और अब हम वी हैव स्टॉप्ड दी नेटो फंडिंग। अब बाकी के देशों को आप देखोगे सब 5-5% के करीब अपने जीडीपी का कंट्रीब्यूट कर रहे हैं नेटो में, तो उसको हमने ठीक किया। तो यहाँ पर ही हैज रिप्ड अपार्ट नेटो ऑल्सो। उसके बाद ये मैक्रॉन पर आता है, इसका नेक्स्ट टारगेट। मैक्रॉन को बोलता है कि पर्सनल चला जाता है मैक्रॉन के ऊपर पूरी तरीके से, क्योंकि उसके पास और कुछ था नहीं। मैक्रॉन को बोलता है, क्योंकि मैक्रॉन ने एसीआई एक्टिवेट करने के लिए बोला था, तो इसने मैक्रॉन को कहा कि दैट मैन विद सनग्लासेस, मैंने उनको देखा, व्हाट द हेल हैड हैपेंड, और फिर वो पर्सनल उस पर चला जाता है, वी आर नॉट गोइंग टू डू दैट। तो मैक्रॉन को भी काफ़ी बुली इस व्यक्ति ने किया। और उसके बाद फाइनली ये अपने स्पीच के एकदम बिल्कुल आखिरी भाग में टैरिफ के ऊपर आता है, और टैरिफ के ऊपर बात करते हुए कहता है कि टैरिफ देखो मैंने इसलिए लगाया था क्योंकि सवाल बहुत सारे थे कि यार मैं मानता हूं कि जियोपॉलिटिकल डायनेमिक्स जो अभी रिसेंटली चेंज हुई हैं उनमें टैरिफ्स का सबसे बड़ा रोल है, बाकी किसी भी चीज़ से बड़ा रोल टैरिफ्स का है। तो टैरिफ्स पे ज़्यादा सवाल होने चाहिए थे, ज़्यादा डिस्कशन होनी चाहिए थी, टैरिफ्स के ऊपर इसको एक्सप्लेनेशन देनी चाहिए थी, और इकोनॉमिकली डेटा फैक्ट्स फिगर्स के साथ एक्सप्लेनेशन देनी चाहिए थी। कुछ नहीं किया इस व्यक्ति ने, अटर नॉनसेंस। इसने कहा टैरिफ तो हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हम बहुत सारे कंसेशंस लेने चाहते थे जो कि पॉलिटिकल कंसेशंस भी हैं, और टैरिफ लगाने से क्या हुआ कि वो पॉलिटिकल कंसेशंस जल्दी देने पड़े उनको, उन कंट्रीज़ को। यू आर गोइंग टू डू इट फास्ट, ये इसका कहने का मतलब था। इसका मतलब सीधा है, टैरिफ इज़ जस्ट अ टूल फॉर हिम, और उसको एज अ टूल यूज़ कर रहा है। इसको कोई अमेरिका की इकॉनमी और वो इकॉनमी और इसका कुछ नहीं पड़ा इसमें। फिर लास्ट सवाल आता है वेनेजुएला के ऊपर कि भाई वेनेजुएला का तुम क्या करोगे, अब तुमने निकोलस मादुरो को वहाँ से अबडक्ट कर लिया है। तो वेनेजुएला के ऊपर इसने बोला कि डेल्सी रॉड्रिगेज और हमारी एक डील हो चुकी है। मैंने पहले भी इस बात के ऊपर कहा था कि डेल्सी रॉड्रिगेज, जो कि शुरुआत में बहुत बड़े बड़े स्टेटमेंट्स इन्होंने दिए थे, लेकिन फाइनली उन्होंने ऑयल कंसेशन देने के लिए वो रेडी हो गई, बहुत सारी यूएस कंपनीज इन्वेस्ट करेंगी वेनेजुएला में, ये भी खबर बाहर आ गई थी, तो उसको बोलना ही था वो चीज़। और देखिए, एक देश के राष्ट्रपति को अबडक्ट कर लेना इतना आसान नहीं होता। जाहिर सी बात है, जैसे ओसामा के ऊपर आप बात करते हैं, लोग 0 Dark 30 और तमाम मूवीज़ बनाते हैं, ग्राउंड ज़ीरो क्या क्या मूवीज़ बनाते हैं, सब बकवास है। ओसामा को पाकिस्तान सोल्ड ऑफ ओसामा, मतलब पाकिस्तान सोल्ड ऑफ ओसामा, ये बात शायद CIA के हर एजेंट को पता होगी, सबको एकदम आउट एंड ओपन थी कि दैट पाकिस्तान सोल्ड ओसामा। जिस व्यक्ति को ये लोग इतने साल से खोजने, वो जो इनके सामने से तोरा बोरा की पहाड़ियों में से निकल के चला गया, उसको ये कंपाउंड के अंदर अकेला पा जाते हैं और वहाँ से उसको पर है। तो बेसिकली सिंपल सा लॉजिक था, पाकिस्तान सोल्ड ऑफ ओसामा, और इसीलिए पाकिस्तान की टेरिटरी में घुस करके इतना बड़ा ऑपरेशन कर पाए। तो जब ये घुस करके ऑपरेशन, वियतनाम में इनका क्या हाल हुआ, छोटा सा देश है वियतनाम, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान खैर हटाइए, वियतनाम मतलब इतना पावरफुल नेशन तो नहीं था, वहाँ पर क्यों नहीं घुस के ऑपरेशन कर पाए। हालत ख़राब हो गई इनकी, पसीने छूट गए, इनको वापस बुलाना पड़ा, बहुत ही भद पिटी इनकी। जापान में क्या हाल हुआ इनका।
तो ये ऐसे नेशंस में जो ऑपरेशन करके अपने आप को चौड़ा बनते हैं ना, इनकी हालत जो है वो सामने आ जाती है। अभी अफगानिस्तान में क्या हुआ इनका हाल। तो वेनेजुएला में जब इन्होंने ऑपरेशन किया, क्योंकि उनके कंप्लीट इंटेल थी इनको कि वो व्यक्ति कहाँ है, किस रूम में है, पूरा मैप भी होता है इनके पास। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति को, निकोलस मादुरो के अराउंड जो लोग थे उनकी पहले डील हो चुकी थी यूएस से। दे सोल्ड ऑफ निकोलस मादुरो, उनके बहुत सारे डिफेंस ऑफिशियल्स और उनके नीचे के जितने भी ऑफिशियल्स हैं सब ने उनको दे सोल्ड ऑफ। और क्या होगा निकोलस मादुरो का फेट? कुछ नहीं, उनके ऊपर केस चलेगा और लाइफ सेंटेंस हो जाएगा, साइड कर देंगे और यहाँ पर डेल्सी रॉड्रिगेज सरकार चलाएंगी। वही होता हुआ आपको साफ नजर आ रहा है। शी हैज़ डन अ डील विद देम। और यहाँ पर यूएस कंपनीज जो हैं दे आर गोइंग टू इन्वेस्ट इन वेनेजुला, इन्वेस्ट ह्यूजली इन वेनेजुला। और वेनेजुला जो है वो नेक्स्ट 6 मंथ में खूब पैसा बनाएगा, ऐसा ट्रंप कह रहे हैं। यहाँ पर पैसा बनाएगा, लेकिन पैसा वेनेजुला के लोग बनाएंगे? बिल्कुल नहीं, सरकार है कुछ लोग और यूएस कंपनीज वो पैसा बनाएंगी, ये बात कहनी चाहिए। अब लास्ट में इसने अपनी स्पीच को क्लोज करते समय कहा कि उसने 8 वॉर रुकवा दी है और पीस प्राइज इसलिए उसको मिला है और ये वो इसलिए उसको डेडिकेट किया गया। इसने बोला कि इंडिया पाकिस्तान की जो वॉर थी वो हमने रुकवा दिया। पुतिन हमको कॉल करके कहते कि भाई रशिया को बचा लो। अर्मेनिया और अज़रबैजान को अबरजान बोल दिया। और फिर ग्रीनलैंड को इसने बोल दिया, आइसलैंड बोल दिया। नेटो को टारगेट करते करते इसने बोला कि नेटो जो है वो हमें बहुत कॉस्ट कर रहा है और नेटो हमें हेल्प नहीं कर रहा है आइसलैंड के ऊपर। अब लोग कहे आइसलैंड, तो फिर उसको क्लैरिटी दी गई कि भाई आइसलैंड नहीं, वो ग्रीनलैंड है। तो ये सारी चीज़ें करके इसने अपनी स्पीच को ख़त्म किया और अटर नॉनसेंस ये स्पीच रही। इसमें कुछ भी क्लैरिटी इसने दी, एक क्लैरिटी दी कि ग्रीनलैंड ही इज़ गोइंग टू एक्वायर, वो चाहिए बाय हुक बाय क्रूक जैसे भी एक्वायर करे। इसने कहा तो है कि फोर्स इस्तेमाल नहीं करेगा, लेकिन लेट्स सी, भरोसा थोड़ा कम है। वेनेजुएला के फेट पर इसने क्लैरिटी दे दी है कि डेल्सी रॉड्रिगेज से इनका डील हो गया है, वहाँ पर अब कुछ नहीं होगा। तो दैट इज़ व्हाट ट्रंप इज़ बेसिकली डूइंग। और मैंने एक शेर कहा था परसों कि लगेगी गैस तो आएंगे बहुत सारे घर जद में, वहाँ पर सिर्फ हमारा ही मकान थोड़ी है। ये बात यूरोप को अब समझ लेनी चाहिए। तो अब आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।